फ्रेंड्स, आपके लिए जो क्वेश्चन है अभी देखो मैं क्लास 11th का पढ़ा रहा हूँ। तो 11th की फिजिक्स है और इस फिजिक्स में आपके लिए चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहा हूँ, जिसमें चैप्टर का नाम है कार्य शक्ति ऊर्जा। ठीक, 3 नाम है कार्य शक्ति ऊर्जा, जो कि इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अब पहला नंबर मैंने जो लिखा है वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट लिखा है, जो पेपर में तुम्हें छपा मिलता है, बिल्कुल क्लियर रूप से रखा मिलता है कि ये लिखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आता है? कार्य ऊर्जा की प्रमेय लिखो एवं इसे अचर बल हेतु सिद्ध करो। ठीक, तो अपन पहले लिखेंगे कार्य ऊर्जा की प्रमेय लिखेंगे। तो अब इस प्रमेय को ध्यान से समझना। देखो क्या कहा है, यहां किसी लिखा है कार्य ऊर्जा की प्रमेय, किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य। जैसे तुमने कोई फोर्स लगाया, बल लगाया, किसी वस्तु पर तुमने बल लगाया, इस वस्तु पर मैंने क्या किया, बल लगाया। ये है, मैंने इस प्रकार से बल लगाया। ठीक, तो बल लगा के क्या किया गया है, कार्य किया गया है। ये कुछ ना कहीं खिसका है, देखो खिसका। तो इस पर जो बल लगाया गया है, तो इस वस्तु पर जो बल लगा है, इस वस्तु पर बल लगा है, तो उस पर क्या किया गया है, बल द्वारा कार्य किया गया है। और इस कार्य को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। मतलब इस वस्तु को तुमने खिसकाया तो इस पर बल लगा तो ये क्या कर रही है, कार्य कर रही है, रिजेक्ट कर रही है कुछ ना कुछ। ठीक, तो कार्य कर रही है, और कार्य करने में ये यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब ये गति कर रही है, तो यहाँ से ये आगे की ओर जा रही है। जब बल लग रहा है तो आगे या पीछे जाएगी, बल लगेगा। ठीक, तो वो क्या होगा, कार्य होगा। अब कार्य होगा तो इसमें तुम्हें ये क्या मतलब, इसने कहा है देखो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होती है। मतलब ये गति करने लगता है। जब कोई वस्तु है और वस्तु पर क्या कर दिया जाए, बल लगाया जाए, तो बल द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, बल द्वारा, जैसे मैंने यहां रखा इस पर जो कार्य किया, ठीक, तो जो भी कार्य किया जा रहा है, तो इस कार्य में क्या होगा, वस्तु द्वारा इसकी गति में परिवर्तन हो जाएगा, वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, बल के बराबर होगा। ठीक, समझ में आया होगा। चलते हैं अब व्यंजक की ओर। देखो व्यंजक क्या कहता है। यदि मैं बोर्ड पे पढ़ाता तो आपके लिए बेहतर समझ में आता, बट मेरे पास बोर्ड नहीं है और साथ में आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे जो कि मैं बोर्ड ले सकूं। तो आपसे है यही मतलब इच्छा है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मतलब कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलो बस। और मैं ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन को मैं इस पर समझाते जाऊंगा, और आप सपोर्ट करने लगोगे तो मैं इसको हटा दूंगा और मैं बोर्ड पर 1 नंबर आपको बिल्कुल थोप देंगे। जो दिमाग है उसमें आपके लिए तुरंत आने लगेगा। अब जो मैंने यहाँ समझाया, जैसे ये वस्तु है और इस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, तो बल, अब वस्तु पर बल लगाए, वस्तु पर बल लगाया तो वस्तु आगे पीछे खिसकेगी, तो वो क्या कहलाएगा, कार्य हो रहा है। ठीक, वस्तु द्वारा जो कार्य किया गया है, वस्तु द्वारा जो कार्य, वस्तु पर जो बल लगा था वो बल द्वारा जो कार्य किया गया है। ठीक, तो इस वस्तु की गतिज ऊर्जा, इस वस्तु की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो इसी के तुल्य होता है क्या, कार्य। ठीक, अब चलते हैं व्यंजक पर। व्यंजक क्या है, माना वस्तु का द्रव्यमान m है। ठीक, अपन ने जो वस्तु ली थी इसका भार मतलब कि वजन कितना है, m है, एवं उस पर लगाया गया बल F है। मैंने जो इस पर आगे पीछे खिसकाया तो ये बल लग रहा है, इसको ना ना कर रहे हैं, तो ये क्या है, बल लग रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, बल, जो कि क्या है, F होता है। इसके बाद वस्तु का विस्थापन। अब वस्तु आगे पीछे खिसकी है, तो जितनी दूर तक खिसकी है, मान लो यहां से लेके यहां तक खिसक गई, तो ये क्या कर रही, एक जगह से दूसरी जगह जा रही, तो वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो माना कि वस्तु का द्रव्यमान मतलब कि भार, वजन कितना है, m है, और इस पर जो आगे पीछे खिसका रहे, तो इस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, तो इस पर जो बल लग रहा है वो क्या है, F है। और इसके बाद आगे से पीछे मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो इसकी दूरी है वो क्या है, विस्थापन हो, उसे क्या कहेंगे, S कहेंगे। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। व्यंजन अपने यहां तक समझ में आया होगा। अब लिखेंगे क्या, अब इसमें देखो तुम्हें परिभाषा में प्रमेय में पढ़ने में मिला था कि जब किसी वस्तु पर तुम बल लगाओगे तो बल द्वारा किया गया कार्य किसके तुल्य होता है, गतिज ऊर्जा की। तो अब किसकी परिभाषा लिखना होगा, कार्य की। क्यों, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा होती है वो कार्य के तुल्य होती है। तो कार्य बराबर देखो
वस्तु में किया गया कार्य, जो क्या है W बराबर Fs, मतलब कि वस्तु में तुम्हारा जो कार्य हो रहा है उस पर बल लगाया जा रहा है, और बल लग रहा है तो ये क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह खिसक रहा है, जिस पर क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक, कार्य का वैसे भी सूत्र भी होता है जी। तो अपन चलते हैं आगे। हम जानते हैं, मतलब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि बल F है, वस्तु के त्वरण, मतलब जो बल लगाते हैं इस वस्तु में क्या होता है, त्वरण भी होता है, मतलब इसमें गुरुत्वीय त्वरण होता है कि नहीं होता है, G जो कि -G या -A इस प्रकार का होता है। तो इसमें हम जानते हैं कि F है जो वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है, वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है, वस्तु क्या है, द्रव्यमान है। तो F क्या कर रहा है, वस्तु के त्वरण को उत्पन्न कर रहा है, वस्तु में बता रहा है कि त्वरण है, इसमें कुछ ना कुछ त्वरण मौजूद होगा, त्वरण हो सकता है विराम अवस्था में हो, शून्य हो। ठीक, तो इसमें त्वरण है, जो कि बल क्या होता है, तब अर्थात हम लिखेंगे बल बराबर, मतलब F बराबर ma, बल का सूत्र होता है। तो अब F की यहाँ समीकरण 1 में जो F लिखा है इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ma लिख देंगे। ठीक है, मैंने वही किया। इसके बाद फिर मैंने क्या पढ़ा, इसके बाद मैंने सोचा कि ये अपन ने कहीं पढ़ा है जी, किसके सूत्र में पढ़ा है। अब देखो, इस बल का प्रभाव वस्तु के वेग से बदलकर, वस्तु का वेग क्या है, u है, u से बदलकर क्या हो गया था, v हो गया था, v हो जाता है, मतलब प्रारंभ में क्या था, u था, जैसे आगे पीछे हुआ तो वो क्या हो गया, v हो गया। ठीक, और इससे क्या होने लगा, उसे गति के नियम से, मतलब गति के तृतीय नियम से लिखने लगे, v² बराबर u² प्लस 2as, यही होता है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे इसमें, देखो अपन इसको केवल s का मान चाहिए। ठीक, as का मान ज्ञात करेंगे इसमें से। तो अपन क्या करेंगे, ये सट जाएगा तो क्या लिखेंगे, v² माइनस u² बराबर क्या आ जाएगा, 2as, यहां से 2 बटे में चला जाएगा तो जो 2 बटे में आ गया, as बराबर क्या आ गया, j आ गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो जे as का मान अपन ने यहां रख दिया, समीकरण 2 में रख दिया, तो समीकरण 2 में as का मान रखने पर as की जगह पे ये मैंने पूरा रख दिया। ओके, फिर मैंने m का अंदर गुणा किया, तो m का अंदर गुणा करने पर दोनों पक्षों में पड़ जाएगा, दोनों पक्षों में मैंने बांट दिया, गुणा कर दिया। ठीक, अब एक तुमने कंडीशन पढ़ी होगी, जब तुम्हारा a प्लस b बटे 2 हो गए तो अपन a बटे 2 प्लस b बटे 2 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार मैं यहां कर रहा हूं कि इसके बटे में 2 अलग ले रहा हूं और इसके बटे में 2 अलग ले रहा हूं, जो कि क्या हो जाएगा, 1/2 mv² और माइनस 1/2 इसका और u²। ये क्या होता है, ये है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। जो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 m मतलब द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर। ठीक, जो कि देखो यहाँ वेग प्रारंभ भी है अंतिम भी है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का क्या होता है, यही गतिज ऊर्जा का मान। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संगठन में ऊर्जा हानि होती है, मतलब जो ऊर्जा हानि का व्यंजक है। ठीक, ये क्या कह रहा है, ऊर्जा हानि का व्यंजक ज्ञात कीजिए किसी एक विमीय अप्रत्यास्थता के लिए। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, पहले नंबर तो लिखेंगे कि माना a और b वस्तु का द्रव्यमान m1/m2 है, मतलब देखो कुछ इस प्रकार से मानना है अपन को। क्या करेंगे इसमें, करेंगे देखो, एक लेंगे 2 अप्रत्यास्थता संगठन लेंगे, इसके बाद लिखेंगे उसमें कि देखो क्या लिखा है कि माना ए जे है और बी जे है। ठीक, माना ए और बी दो क्या है, वस्तु के द्रव्यमान है, जिसमें m1 1 है और जे m2 है। ठीक, मैंने इस प्रकार से नाम दिया। इसके बाद उसने कहा है कि उसने क्या कहा, इसने कहा है क्रमशः इनका वेग क्या है, देखो u1 और u2 वेग से चलते हैं, मतलब कि गति करते हैं जिस ओर भी वो क्या करते हैं, u1 और u2 की ओर से गति करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसने कहा है कि तथा संघट्ट के पश्चात दोनों पिंड जुड़कर क्या भी वेग से क्या करते हैं, गमन करने लगते हैं। तो अब समझो तुम यहाँ देखो, माना क्या है, माना ए बी दो क्या है, वस्तु है। ठीक, जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है। ठीक है, और इसका
बेग क्या है, बेग है U1 और U2, ठीक, क्रमशः है। इसके बाद क्या लिखा था, संघट्ट के पश्चात, संघट्ट के पश्चात, संघट्ट के पश्चात दोनों पिंड क्या करेंगे, संघट्ट के पश्चात मतलब दोनों जुड़ने के पश्चात, मतलब बिल्कुल चिपकने के पश्चात, कैसे, ऐसे चिपकने के पश्चात, ऐसे चिपकने के पश्चात क्या हो जाएगा, संघट्ट के पूर्व, संघट्ट के पश्चात मतलब बाद, जुड़कर क्या कर लेते हैं, भी बना लेते हैं, मतलब पूरा पूरा टोटल भी बना लेते हैं, ठीक है, भी लिखा, जिसमें संघट्ट के बाद जो द्रव्यमान बनेगा वो क्या बनेगा, M1 प्लस M2, ठीक है। अब चलते हैं डेरिवेशन में। इसने क्या कहा है, देखो कि वेग गतिमान हो जाता है, मतलब कि जो भी है वो क्या हो जाता है, गतिमान हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा प्रोसेस कछ नहीं लिखी कि माना जी क्या है, कोई वस्तु है, जो माना ए और बी वस्तु है जिसका द्रव्यमान M1 और M2 है, इसका वेग U1 U2 है, और संघट्ट के पश्चात इसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, और दोनों क्या हो जाते हैं, इसका द्रव्यमान M1 और M2 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद संवेग संरक्षण की परिभाषा से, ठीक, संवेग संरक्षण का नियम कहता है कुल प्रारंभिक वेग बराबर कुल अंतिम वेग, मतलब कि कुल प्रारंभिक वेग u से दर्शाते हैं प्रारंभिक वेग को, तो M1 द्रव्यमान है और U1 वेग है, M2 U2 ये हो जाएगा बराबर को अंतिम वेग मतलब कि संघट्ट के बाद, तो M1 प्लस M2 और v आ जाएगा, M1 प्लस M2 और v। इसके बाद क्या करना है, v का अपन को मान ज्ञात करना है, तो जी क्या चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे, तो मैंने बटे में पहुंचा दिया, जी आ गया, तो इसको समीकरण मैंने 1 मान दिया। इसके बाद अगले पेज पर आ जाते हैं, तो ये कौन सा पेज था, दूसरा पेज था, ठीक, ये क्या है, दूसरा पेज है। तो मैं क्या करता हूँ, तीसरे पेज पर चलते हैं। तो तीसरा पेज क्या है, तीसरा पेज आसपास ही होगा, तीसरा पेज जी आ गया। तो इसमें क्या है, देखो इसमें यदि द्वितीय पिंड का प्रारंभ स्थिर, मतलब कि यहाँ द्वितीय पिंड में क्या कर दिया जाए, यदि u बराबर 0, सॉरी 3 पेज आ गया, ठीक, ये थर्ड पेज है, अपन को सेकंड पेज पर करना है, सेकंड पेज ये है, ठीक। तो इससे स्पष्ट है कि, सॉरी जी फोर्थ है, द्वितीय नहीं थर्ड, द्वितीय हो गया, थर्ड तो चाहिए था। तो यदि द्वितीय पिंड क्रम प्रारंभ में स्थिति U2 बराबर क्या हो, 0 हो, ठीक। मैं क्या करता हूँ कि जो देखो यहाँ अपन ने जो लिए थे क्या कर देंगे, यहाँ U2 0 रख देंगे, तो पूरा मटेरियल क्या हो जाएगा जी, इतना 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा M1 और M1 U1 बटे में M1 प्लस U2 ये आएगा, ठीक। तो M1 U1 बटे में M1 प्लस U2 जी आ गया। इसके बाद क्या करना है, संघट्ट के पूर्व निकाय की कुल गतिज ऊर्जा, मतलब इसका गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखेंगे, जो कि K1 बराबर लिखेंगे कि 1/2 M1 और U1, किसके लिए कर रहा है, संघट्ट से पूर्व के लिए। तो संघट्ट से पूर्व दो तरह से होता है, M1 और वो M1 U1 और M2 U2, यहाँ दो में से कोई एक लेना है, ठीक है। तो मैंने एक ले लिया, अपन 1 के लिए ले रहे हैं, यदि 2 के लिए लेते तो यहाँ 2 लगता है, यहाँ 2 यहाँ 2, ठीक। तो अपन ने 1 के लिए लिया, लेकिन अब आगे क्या लिखा है, संघट्ट के बाद संयुक्त पिंड की कुल गतिज ऊर्जा, मतलब कि कुल ज्ञात कर रहा है, जो संघट्ट के बाद मतलब दोनों से एक दूसरे से भी चिपक गए थे, ठीक। तो चिपकने के पश्चात जो उनने गतिज ऊर्जा प्राप्त दी थी, तो वो क्या थी, K2 बराबर 1/2, m का मान क्या है, 2 रहेंगे, M1 प्लस M2, क्योंकि m का मान M1 प्लस M2 है, और वेग v²। इसके बाद अपन जो जिस समीकरण क्या है, 2 है, समीकरण 1, तो समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर तो K2 बटे में K1 जे लिखेंगे बराबर 1/2, पहले इसको लिखना होगा M1 प्लस M2 v² जे लिखा, इसके बाद बटे में M1 u², 1/2 से 1/2 कट गई। अब बचा क्या है, जी मटीरियल बचा जो कथा मैंने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद v का अपन पहले से ही मान याद कर चुके, जो कि क्या है, जे है, ठीक। तो v का मान रखने पर v का मान रख देते हैं, तो v का मान क्या है, इस पे देखो स्क्वायर लगा है, तो देखो M1 U1 पे स्क्वायर रहेगा, M1 का स्क्वायर U1 का स्क्वायर, फिर प्लस में देखो बटे में क्या रहेगा, M1 प्लस M2 दोनों का होल स्क्वायर, मतलब कि पूरे का होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ भी होल स्क्वायर बनेगा। इसके बाद देखो अंश में क्या था, यहाँ M1 प्लस M2 था, जो कि यहाँ जी मान रखने पर यहाँ आया, जे जो पता चल रहा था। अब देखो जे से इसकी पावर कट गई, जे देखो M1 से M1 की 1 कट गया, और U1 स्क्वायर से U1 स्क्वायर कट गया। अब बचा क्या है, यहाँ देखो M1 बचा, सो M1, इसके बाद M1 प्लस M2 जे बचा, तो जे, इसके बाद जे आया अपना थर्ड पेज पर। इसके बाद फोर्थ पेज पर क्या है,
फिर लिखेंगे इससे स्पष्ट है कि के किससे K2 लेस देन है K1 से। देख नहीं रहा है, K2 क्या है, लेस देन है K1 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो। अब अर्थात मतलब इसका कहने का मतलब है कि पूर्ण अप्रत्याश संगठन में गतिज ऊर्जा हानि हो रही, मतलब जो ऊर्जा है वो हानि हो रही है किसी भी प्रकार से। ठीक, तो गतिज ऊर्जा के क्षय बराबर होता है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस, यहाँ माइनस लगा है, और अंतिम गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या थी, K1 थी, और अंतिम क्या थी, K2 थी। दोनों की मान रख देंगे, K1 और K2 के मान। देखो मैंने डेल के ज्ञात किया तो K1 का मान क्या था, K1 का मान 1/2 m1 u1 का स्क्वायर था माइनस। अभी जो अपन ने K2 का मान ज्ञात किया, कहाँ किया था, देखो K2 का मान कहाँ है, K2 का मान G वाला। ठीक, तो यहाँ G मान रखा, तो मान रख देंगे, तो क्या होगा देखो K2 का मान आया देखो 1/, संगठन के बाद वाला देख रहा है तो m1 + m2 तो रहना ही है, जो कि 1/2 m मतलब द्रव्यमान जी है, और v स्क्वायर, v का मान क्या आया था, v का मान आया था अपना जी, अभी अपन ने पहले लिखा है कि m1 u1 बटे में m1 + m2। तुमने पूरा डेरिवेशन लिख रहे होगे तो तुम्हें एग्जैक्ट समझ में आ रहा है, वरना नहीं आ रहा, ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर, इसके बाद इस स्क्वायर को क्या कर देंगे, दोनों में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने इसका स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। इसके बाद यहाँ से एक बार कट जाएगा जी, मतलब कि पावर कट जाएगी, बचेगा क्या, एक बार बचेगा। इसके बाद m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, और यहाँ भी m1 और u1, तो m1 और u1 स्क्वायर मैंने ले लिए कॉमन, बचे क्या, देखो यहाँ से 1/2 भी कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा। ठीक, माइनस यहाँ से देखो जी बाहर गया m1, एक बार बाहर गया तो m1 बचना है, u1 स्क्वायर जो कि बाहर आ गया, बटे में क्या बच रहा है, जिससे जी कट गया, जो कि एक बार बच रहा है, तो एक बार मैंने ले लिया। अब कर देंगे तिर्यक, तो तिर्यक किया तो क्या आ जाए देखो m1 + m2 जो का था, और माइनस हो जाएगा m1 जी, देखो m1 + m2, और जे क्या किए हैं देखो, जे ऋण के हैं जे धन के हैं, दोनों कटेंगे तो क्या बचा m2 जी, तो जे एज इट इज चल रहा है, m2 बचा, और m1 + m2 जे ऊर्जा हानि का व्यंजक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर, 5वें पेज पर। अब 5वां पेज क्या है, ये भी बिल्कुल सेम ही है, बस कुछ वहाँ था। देखो इसमें अंतर कुछ नहीं है, देखो एक विमीय संघट्ट को समझाइए और दो पिंडों के एक विमीय उतः था अप्रत्यास्थ इतः है प्रत्यास्थ संगठन के लिए सिद्ध कीजिए कि संगठन से पूर्व आपेक्षिक वेग बराबर होता है माइनस का। ठीक, माइनस संगठन के बाद आपेक्षिक वेग। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, एक विमीय संगठन की पहले तो परिभाषा लिखेंगे कि एक ही सरल रेखा में गतिशील दो बिंदुओं के मध्य संगठन को ही क्या कहते हैं, एक विमीय संगठन कहते हैं। कैसे समझो, मैंने क्या करूंगा कि मैंने ये लिया, ठीक, एक कोई रेखा ली और यहाँ से लेके यहाँ तक दो बिंदु हैं, और यहाँ ए है यहाँ बी है। ठीक, मैंने ये दो बिंदु ले लिए, कह के देखो इसने क्या कहा है, एक ही सरल रेखा पर, एक ही सरल रेखा पर, जिसने कहा है कि गतिशील दो वस्तु के मध्य, दोनों वस्तुओं के बीच में क्या होगा, देखो दोनों वस्तुओं के मध्य संगठन एक विमीय होगा, मतलब इनके बीच में एक विमीय होगा, इस साइड से आएगा और जे इस साइड से आएगा। ठीक, दोनों में एक दूसरे से टकराव होगा तो उसे क्या कहेंगे, एक विमीय संगठन कहेंगे। क्या कह रहा है, एक ही सरल रेखा पर दो पिंड हैं, दो पिंडों के बीच क्या होती है, एक विमीय संगठन होता है। एक विमीय संगठन होगा तो उसे क्या कहते हैं, एक विमीय संगठन कहते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद व्यंजक क्या कहता है, व्यंजक अपन को बिल्कुल सेम उसी से लेना है कि देखो माना कि ए व बी वस्तु का द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है। पिछले में अपन ने जो लिया था सेम ले रहे हैं। ठीक, कि माना ए और बी वस्तु का द्रव्यमान m1 और m2 है, ये क्रमशः वेग u1 और v1 है, u1 और u2 से ही दिशा में गतिशील कर रहे हैं, मतलब कि u1 और मतलब प्रारंभ से गति कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, तब संगठन के बाद इसके वेग v1 और v2 हो जाते हैं, मतलब पहले थे जब प्रारंभ किया तो u1 और u2 रहा, और जब लास्ट में पहुंच गए तो v1 से v2 हो गए।
तो जो क्या होंगे, कुल प्रारंभिक वेग बराबर, संवेग बराबर कुल अंतिम वेग, मतलब कि कुल प्रारंभिक संवेग। संवेग क्या होता है, एम भी होता है, मतलब कि एक बार वन के लिए लेना होगा तो m1 u1 और प्लस में m2 u2, जो कि क्या है, संघट्ट से पहले के लिए है। अब जिस संघट्ट से बाद के लिए चाहिए, संघट्ट से बाद के लिए अपन क्या करेंगे, देखो जे m1 v1 m2 v2 दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसके बाद देखो m1 वाले पद एक साइड कर लेंगे, तो मैं इसको कर दूंगा इस साइड और इसको पहुंचा दूंगा इस साइड, मैंने कर दिया, जी जा गया यहाँ और जी चला गया यहाँ। इसके बाद यहाँ से देखो m1 कॉमन ले लिया, जो कि u1 माइनस v1 बचा, बराबर यहाँ से मैंने m2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, v2 माइनस u2, ये बचा। इसके बाद क्या लिखूंगा, इसको समीकरण 1 मानूंगा, फिर लिखूंगा, देखो अपन ने किसके लिए किया था, प्रारंभ बराबर अंतिम होता था, लेकिन यहाँ है कि संघट्ट से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा, संघट्ट के बाद की गतिज ऊर्जा, मतलब कि गतिज ऊर्जा के लिए लिखी है, तो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर जो वेग है, प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ बे लेना है, बस 1/2 गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ना 1/2 वेग का स्क्वायर, तो वेग यहाँ u है, यहाँ v है, बस 1-2 का अंतर है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ भी बे करेंगे कि जी वन वाले एक साइड कर लेंगे, तो मैंने इसको ले गया इस साइड और जे चला जाएगा पक्षांतरों के इस साइड, तो मैंने 1/2 m1 यहाँ से कॉमन लिए और 1/2 m2 यहाँ से कॉमन लिए, तो बचा क्या, देखो 1/2 m1 कॉमन लिया तो यहाँ से u1 स्क्वायर बचा, माइनस 1/2 m1 कॉमन लिया तो बचा क्या, v1 स्क्वायर। इसके बाद बराबर 1/2 m2 कॉमन लिया तो क्या आया, v2 स्क्वायर, माइनस 1/2 m2 कॉमन लिया तो बचेगा क्या, केवल ये बचेगा u2 स्क्वायर, ये बचा। इसके बाद देखो 1/2 से 1/2 काट देंगे, बचा क्या, m1 और u1 स्क्वायर माइनस v1 बराबर क्या बचेगा, ये हमने आगे लिखा भी होगा, तो m2 v2 माइनस u2 का स्क्वायर। ओके, तो अब चलते हैं 6वें पेज पर। उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा। इसके बाद अब बस आंसर के करीब ही है अपन, तो मैंने 1/2 से 1/2 काटा, बचा क्या, ये बच गया, यहाँ जे बच गया, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे कि जो समीकरण 2 है इसको माना समीकरण 2 और समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 क्या था, ये था, देखो संघट्ट से अपन ने जो प्रारंभ में संवेग, यहाँ संवेग, बस यहाँ दो करना कंडीशन करने कि वो कर रहा है प्रारंभिक संवेग और ये अंतिम संवेग, और फिर दूसरी बार में कर रहा है कि संघट्ट से पूर्व गतिज ऊर्जा, और मतलब यहाँ भी संघट्ट से पहले संवेग था, मतलब कि संघट्ट से पूर्व संवेग लिया था, यहाँ संघट्ट के बाद संवेग, इसके बाद यहाँ संघट्ट से पूर्व गतिज ऊर्जा, यहाँ संघट्ट से बाद गतिज ऊर्जा। ओके, तो इसमें बस अपन ने इसे 1 माना, इसके जो निकला निष्कर्ष इसको 2 माना, समीकरण 2 में 1 से भाग दे देंगे, तो ये वैल्यू जो है इसमें इससे इसके बटे में लिख देंगे, ठीक। इसके बटे में लिखेंगे क्या होगा, देखो m1 और ये मैंने वहां क्या किया, देखो वहां था केवल m1 और u1 माइनस v1, इसका स्क्वायर अलग इसका स्क्वायर अलग, बराबर क्या था, m2 u2 v2 है, v2 माइनस u2, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब तुमने एक सूत्र पढ़ा होगा कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो, तो एक बार माइनस में लिखेंगे एक बार प्लस में, ऐसे ही मैंने दोनों में सूत्र लगा दिया। सूत्र लगाने के बाद समीकरण 2 में 1 से भाग दे दिया, मतलब कि 2j है तो इसको पहले अंश में लिखेंगे और हर में 1 को लिखना है, तो मैंने 2 को लिखा जी सेम बिल्कुल, और इसके बाद समीकरण 1 को नीचे, फिर LHS का LHS साइड, RHS का RHS साइड, तो मैंने इसका बटे कर दिया, m2 से m2 कटा, m1 से m1 कटा, j से j कट गया, बचा क्या, u1 प्लस v1, यहाँ से जे सब कटे तो क्या बचा, v2 प्लस u2, ये बचा। इसके बाद क्या करेंगे कि देखो v वाले एक साइड करना है, u वाले एक साइड करना है, तो मैं क्या करूँगा कि इस u को इस साइड लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, j जाएगा उस साइड तो j माइनस हो जाएगा। अब लेकिन मुझे क्या करना है, v1 पहले लिखना है, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो j प्लस का हो जाएगा, j माइनस का होगा, ठीक। जो कि भाई अपन को सिद्ध जो करना था वही आ गया, देखो पिंड के पास आने वाला वेग बराबर होता है पिंड के दूर जाने वाला पिंड, ठीक है। तो ये है अपना चित्त जो कि भाषा बनाने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं 7वें पेज पर। 7वें पेज में कुछ परिभाषाएं हैं जो कि
बेसिक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो मैंने आगे करा दिए। अब देखो, धनात्मक एवं ऋणात्मक और शून्य कार्य किसे कहते हैं, समझो। जब वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु के विस्थापन के बीच जो कोण, न्यून कोण मतलब कि छोटा से छोटा कोण बने, उसे ही क्या कहते हैं। और मतलब कि जो छोटा कोण लगाया जाता है तब लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। और इसी कार्य को क्या कहते हैं, धनात्मक कार्य कहते हैं। नहीं आया समझ में आया होगा। देखो, जब वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और बल लगाने से क्या होती है, वो खिसकती है, मतलब कि विस्थापन उत्पन्न होता है। तो विस्थापन के बीच जो भी कोण उत्पन्न होगा, मान लीजिए तुमने एक वस्तु लीजिए और इस वस्तु से तुमने एक बल लगाया, तो जो ऊपर की ओर खिसकी, मान लो इस प्रकार से खिसक गई, ठीक, तुमने पूरी खिसकाओगे तो इस प्रकार से खिसक गई। तो यहाँ जो भी न्यून कोण बन रहा है, न्यून कोण बनता है, तो इस न्यून कोण को बनाने में क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो कार्य करने में जो कार्य किया है उसे क्या कहते हैं, धनात्मक होता है, और उसी कार्य को धनात्मक कार्य कहते हैं। तो बिल्कुल ईजी होगी। इसके बाद ऋणात्मक में ये है कि जब कोई वस्तु है और जब किसी वस्तु पर, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु पर मैंने क्या किया, बल लगाया, और बल लगाया कहाँ, नीचे की ओर, उल्टी दिशा में, ठीक, इस साइड की ओर मैंने बल लगाया। तो बल लगाने के पश्चात वो खिसक के ऐसी आ गई, यहाँ आ गई, मतलब खिसक के। तो यहाँ जो कोण बन रहा है, जो भी कोण बनेगा वो क्या होगा, 90 या 90 से कम हो, ठीक, मतलब कि 90 या न्यून कोण या अधिक कोण बन जाए। तो जो कोण बन रहा है, तो इस पर कोण बनाने में एक कार्य किया जा रहा है, जो कि कौन सा कार्य होगा, ऋणात्मक कार्य होगा, ठीक। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं। देखो, जब वस्तु पर लगाए गए बल तथा वस्तु के विस्थापन के बीच कोण अधिक कोण होता है, मतलब कि जो कोण बनता है उनमें अधिक कोण बनता है। जैसी वस्तु तुमने खिसकाई तो बहुत ज़्यादा खिसक जाती है, जिस कारण अधिक कोण बन जाता है। और उस कोण पर लगाया गया बल द्वारा किया गया कार्य, मतलब जो कोण बनाने में तुम्हें बल लगा और बल से जो भी कार्य हुआ उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक कार्य कहते हैं। ओके। शून्य कार्य, जब वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के विस्थापन के बीच कोण 90 हो, मतलब कि वस्तु पर तुमने कोई कार्य किया, ठीक, वस्तु पर बल लगाया और वस्तु पर बल लगाने से कुछ विस्थापन हुआ, और विस्थापन के बीच जो 90 का कोण बनेगा, तो उसे क्या कहेंगे, शून्य कार्य कहेंगे। तो वस्तु का विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है, मतलब कि कुछ खिसका ही नहीं है। जैसे उस पर बल लगाएंगे, जैसे ही 90 डिग्री के एंगल पर रखना है तो तुरंत ही खिसक जाएगा, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, शून्य कार्य कहेंगे। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चाहिए तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब चलते हैं अगले टॉपिक 8वें नंबर पेज पर। वेरी वेरी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट भी है। तो संरक्षी एवं असंरक्षी बल में अंतर। तो संरक्षी बल क्या कहलाता है, वह बल जो मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, संरक्षी बल कहलाता है। मतलब ये किसी भी मार्ग पर चल सकता है, इसे मार्ग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन असंरक्षी बल क्या होता है, वह बल जो मार्ग पर निर्भर करता है, इसे केवल वही मार्ग चाहिए जो इसका लगता है, ठीक। लेकिन इसे संरक्षी बल को किसी का मार्ग की जरूरत नहीं होती है, कोई भी मार्ग चल जाएगा, ठीक है। मार्ग मतलब रास्ता, ठीक। इस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, और इस बल द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं हो सकता है। मतलब कि संरक्षी बल द्वारा कार्य करेंगे तो शून्य हो सकता है, लेकिन मतलब कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ फर्क पड़ता है, ठीक। इसके बाद इस बल को, संरक्षी बल को, संरक्षी बल से वस्तु की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि अपन जब किसी वस्तु पर संरक्षी बल दें और संरक्षी बल देने पर उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जी रखी, मैंने इसको ढकेल दिया तो वस्तु क्या है, वस्तु तो सेम दिख रही, क्यों कुछ फर्क पड़ा इसमें, कुछ नहीं है, ठीक। लेकिन यदि असंरक्षी बल होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है, क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब कि इसका ताप या दाब या आयतन, तीन में से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे, यह मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। मतलब कि मार्ग की लंबाई कितनी भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे मार्ग की लंबाई से फर्क पड़ता है, ठीक है। यह मार्ग की लंबाई पर निर्भर करती है। इससे देखो, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है। मतलब जो गुरुत्व में आकर्षण बल लगता है, जब पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो
इस बल को क्या कहते हैं? संरक्षी बल कहते हैं, और घर्षण बल को ही असंरक्षी बल कहते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखो संघट्ट किसे कहते हैं? तो अभी हमने देखो बताया था, दो पिंड जब एक दूसरे में टकराते हैं और टकराने के बाद जो उनने क्रिया बनाई, मतलब कि मान लीजिए एक पिंड जे है और एक पिंड जे है, जी दोनों टकरा के कैसे आ गए? ऐसे आ गए, ठीक। तो इनमें क्या हो गया? संगठन हो गया, एक दूसरे से जुड़ गए, ठीक। तो इनके बीच क्या होगा? पिंडों में अन्योन क्रिया, मतलब कि यहाँ कुछ चिपक गए, एक दूसरे से चिपक गए, तो इन्हीं को क्या कहेंगे? संघट्ट कहेंगे, ठीक। तो जब दो पिंड एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके बीच पिंड में अन्योन क्रिया होती है। क्या आगे जी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके, देखो प्रकार। तो प्रकार क्या है? प्रकार मैंने अगले पेज पर लिखे हैं, 9वें पेज पर। 9वां पेज जो है, तो इसमें प्रकार क्या है? इसके दो प्रकार होते हैं, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ, ठीक है। तो वह संगठन जो रेखीय संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों पर संरक्षित रहता है, मतलब कि इनके लाजे किसी भी दोनों में से किसी भी जगह इन्हें कार्य करने के लिए दे दो तो ये कार्य आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अप्रत्यास्थ क्या होता है? वह घटक होता है जो केवल संवेग के लिए, मतलब कि उसके द्रव्यमान और वेग में ही परिवर्तन कर सकता है, उसको ही संरक्षित रख सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ संगठन कहते हैं। ओके, आगे अब है अगला, वेरी मोस्ट। देखो या तो क्वेश्चन ये आ सकता है संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध लिखो, या फिर क्वेश्चन क्या आ सकता है? या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि P वेक्टर बराबर होता है अंडर रूट 2m के EK, और EK की जगह तुम्हें कभी कभी K भी लिखा आ सकता है, ठीक है। चलते हैं, क्या है? माना कि किसी पिंड का द्रव्यमान m है, तो उसका वेग भी क्या होगा? v होगा, ठीक है। पिंड का द्रव्यमान m है तो वेग क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। और उसके संवेग की परिभाषा है, संवेग क्या है? संवेग mv, मतलब संवेग का सूत्र होता है mv, ठीक। तो संवेग को p से दर्शाते हैं mv। यहाँ से v का मान ज्ञात करना है तो m बटे में ले गए, तो जो कि ये आ गया p बटे m बराबर v। इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद पुनः लिखेंगे गतिज ऊर्जा की परिभाषा से। गतिज ऊर्जा किया तो गतिज ऊर्जा में क्या होता है? सूत्र होता है 1/2 E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ठीक। तो v का मान रख देंगे जो कि p बटे m है, मैंने रख दिया। यहाँ स्क्वायर लगा है तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, m से एक m कट जाएगा, मतलब ये स्क्वायर वाला कट जाएगा, तो p स्क्वायर और m पहुंचा दिया मैंने यहाँ, तो m यहाँ आ गया, डायरेक्ट किया तो m यहाँ आ गया। अब यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, जी अंडर रूट लग गया, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। चलते हैं अगले टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट। क्या लिखा है? शक्ति व ऊर्जा में अंतर लिखो। तो बहुत ईजी है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद इसका SI मात्रक वाट होता है, इसका SI मात्रक जूल होता है। इसके बाद इसका विमीय सूत्र m1L2 और T-2 है, इसका विमीय सूत्र m1L2 T-2 है। इसके बाद इसको P से दर्शाते हैं, इसको E से दर्शाते हैं। इसका सूत्र कार्य बटे समय होता है, इसका सूत्र E बराबर mc स्क्वायर, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर होता है। अब नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहती है कि वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब कि कोई भी वस्तु गति कर रही होगी तो वो क्या हो जाएगी? थोड़ी गर्म हो जाएगी। गर्म होने के कारण, तो वो गति के कारण गर्म होती है। जब तुम लोहे को इस प्रकार से घिसना तो वो नीचे की तरफ गर्म हो जाएगी, जिस भाग को तुम घिसोगे तो वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, तो उससे क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, जो कि क्या कहलाएगा? E के गतिज ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, v वेग। ओके, चलते हैं अगले चैप्टर पर।